वनकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट 13 दिसंबर फ्राइडे है। देख लेते हैं आज आर्टिकल कौन कौन से हैं। देखिए वैसे आर्टिकल आज है नहीं, मेनली अगर आप आइडिया से भी देखोगे तो आज फ्राइडे है, तो आइडिया पेज से तो व्यू डिस्कशन वाला टॉपिक था उस पर। ऑल्दो ऐसा इतना इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट्स दिखा नहीं। बाकी इधर एक हेल्थ केयर पे एक आर्टिकल राइटर बता रही हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे हमारे इंडिया में कुछ इश्यूज़ हैं हेल्थ केयर सर्विस, स्पेशली जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की अगर आप बात करोगे तो, और गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या एक्शंस अभी तक उठाए गए हैं। ठीक है, एक तो ये आर्टिकल। इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल जो है आइडिया पेज पे एक आर्टिकल वो था जो हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया था, जो मिस्टर जो यादव थे, मतलब उनका नाम मैं वापस भूल रही हूँ, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे, उन्होंने जो पर्टिकुलर रिलीजन को जो टारगेट करके बोला, तो उसमें सपोर्ट लेते हुए काफ़ी आर्टिकल्स आए हैं, तो वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे एक आर्टिकल ये है, इसको मैं शॉर्टली यहीं बता देती हूँ। आपको पता है कि प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के तहत जो है काफ़ी पटिशन्स डाले गए हैं, स्पेशली तब जब से राम मंदिर जन्मभूमि का वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है ना। आपको पता है, बेसिकली मैं मुद्दा बता दूं कि क्योंकि देखिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ना, ये 1991 में आया था, और इसमें क्या था ना कि भाई जब हमने आज़ादी ली 15 अगस्त 1947 में हमने जब आज़ादी ली, और हमारे देश में जो मॉन्यूमेंट जैसे भी थे, चाहे वो कोई चर्च हो, चाहे वो कोई मंदिर हो, चाहे वो कोई मस्जिद हो, कोई भी गुरुद्वारा हो, कोई भी मॉन्यूमेंट जो है हिस्टोरिकली स्पेशली रिलीजियस पर्सपेक्टिव से हो, है ना, वो वैसे ही रहना चाहिए जैसे वो है जब आज़ादी लेते टाइम। ठीक है, भले उसको किसी ने अबॉलिश करके बनाया हो, कोई और रूलर इन्वेड करके आए थे उन्होंने बनाया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आज़ादी के बाद से जो है वो चीज़ वैसे ही रहेगी। ठीक है, लेकिन ये एक्ट आया था 1991 में। ठीक है, लेकिन उससे पहले ही जो है ये राम मंदिर वाला जो इशू है, इसका पिटीशन कोर्ट पे चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, जिस पे डिसीजंस काफ़ी लंबे टाइम से आना बाकी था सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसी की वजह से यहाँ पे पिटीशन फाइल किया गया, क्योंकि फिर क्या होता है कि 1991 का जब ये एक्ट प्रोविजन में आया तो यहाँ पे एक्सेप्शनल दे दिया था जन्मभूमि, जो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला जो इशू है, इन्होंने कहा कि ये एक्सेप्शनल रहेगा क्योंकि इस एक्ट के आने से पहले ही ये केस सुनवाई में चल रहा था। ठीक है, और इसी वजह से अभी रिसेंटली जो है आपको पता है सीजीआई के द्वारा, चंद्रचूड़ जी के द्वारा इसका डिसीजन दिया गया, और यहाँ पे राम भूमि पे जो है बाबरी मस्जिद को हटा के यहाँ पे अयोध्या का मंदिर बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद लेकिन फिर भी बहुत सारे केस कंटिन्यू हैं, पिटिशंस डल रहे हैं। इसके अलावा अभी रिसेंटली आपको पता है यूपी में जो है वापस से ये जामा मस्जिद है संभलपुर का, वहाँ पे भी ये इशू उठने लगा। इसी के अलावा अटल मॉस्क्यू वाला और भी रीजन्स में ये क्वेश्चन उठने लग गए। लेकिन यहाँ पे क्या है, पिटिशंस बहुत सारे रीजन्स पे डाले गए हैं ये सारे। ठीक है, इसी के एग्जांपल्स हैं श्यामा जी ज्ञान व्यापी, जो वाराणसी का इशू काफ़ी फेमस था बीच में। ठीक है, कमला मौला मुकाब, क्योंकि ये सारे, क्योंकि क्या होता है देखिए इसमें ना वही बात है, ये सारे मुगल पीरियड्स में बने हुए मॉन्यूमेंट्स हैं, क्योंकि हर एक रूलर अपने अपने टाइम पे अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। ठीक है, और इंडिया हमेशा से इन्वेडर्स का नेशन रहा है, रिसीवर रहा है। अलग अलग रूलर्स ने काफ़ी ईयर्स तक जो है यहाँ पे अपने जो बोला बाला है वो बनाया रखा है हिस्टोरिकली। ठीक है, लेकिन अभी मुद्दा क्या, अभी देखिए मुद्दा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी थर्सडे को बोला है, जब तक अभी फाइनली ये संबलपुर वाले मामले में भी जो है और इस पे भी जो फाइनल अभी वर्डिक्ट नहीं आ जाएगा ना, तब तक अब आप नया कोई इशू या नया कोई केस की ये मस्जिद है, फलाना फलाना मस्जिद है और इसके ऊपर पहले टेम्पल था या चर्च था या कुछ और था, या चर्च की जगह यहाँ पे या मंदिर की जगह चर्च बनाया गया, काइंड ऑफ ऐसे रिलीजियस से रिलेटेड जो भी केसेस हैं उसको अभी पेंडिंग में रखने के लिए बोल दिया है, स्टॉप करने के लिए बोल दिया है। इस तरह के कोई भी पिटिशंस को नहीं रिसीव किया जाएगा जब तक अभी फाइनली जो है यहाँ पे इस एक्ट का 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप का एक्ट नहीं आ जाता, फाइनल वर्डिक्ट नहीं आ जाता। ठीक है, तो यही अभी न्यूज़ में है, बाकी ये केस चल रहा है और वेट है बहुत ही ईगरली की वेट, जो अब जज आए हमारे न्यू सुप्रीम कोर्ट के जज आए हैं, वो होप सो आप कुछ अच्छा, मिस्टर संजय कुमार जो है इस पर कुछ अच्छा वर्डिक्ट देंगे। ठीक है, तो ये भी है। बाकी इधर एक आर्टिकल जो है छोटा सा ये है कि अभी न्यू एनालिसिस जो है मैगजीन है आपका नेचर द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन, तो उसमें ये बताया गया है कि जैसे जैसे प्रोसेस या जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है, लोगों का अल्ट्रा प्रोसेस फूड की तरफ जो यूज़ है वो डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये एक रिसर्च था। ठीक है, बाकी तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो है सेम वही पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर है। पेरिस एग्रीमेंट
एग्रीमेंट के ऊपर आपको पता है कि अभी रिसेंटली बाकू में जो है यहाँ पे सबमिट हुआ था, जिसमें 300 बिलियंस जो है डॉलर देने के लिए एक्सेप्टेंस जो है यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री ने साइन किए हैं। ऑल्दो यहाँ पे टारगेट 1 ट्रिलियन था, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि ऑल्दो पेरिस एग्रीमेंट से पहले ये चीज़ बहुत पहले ही आ गई थी। पेरिस एग्रीमेंट तो आपका December 12, 2015 से फाइनलाइज हुआ था, 9 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई देश इस चीज़ के लिए सीरियस नहीं है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जिस तरीके से हमारा क्लाइमेट चेंज जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। ये 1.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1.45 डिग्री सेल्सियस तक इसका लेवल बढ़ चुका है। और अगर आप देखोगे तो अभी रिसेंट के कई डेटाज ने भी ये चीज़ बताई है कि 2024 अभी तक का, पिछले इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से 2024 अभी तक का सबसे ज़्यादा वार्मेस्ट ईयर रहा है। तो सोचिए आने वाला टाइम कितना ज़्यादा वार्म होता रहेगा। और ग्लोबल एमिशन जो हमारा CO2 है वो भी बढ़ता जा रहा है। पहले 49 बिलियन टन था, अब वो 53 बिलियन टन हो गया एनुअली, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत कंसर्निंग है। और हमारा पेरिस एग्रीमेंट इसी चीज़ पे था कि हमें होल्ड करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस, जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का टाइम पीरियड था, उतना टेम्परेचर लेके आना ही हमारा मेन टारगेट था। 9 साल हो चुके हैं समिट को भी, लेकिन उसके लिए उतना सीरियसनेस नहीं दिख रहा है। इवन अभी रिसेंटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी जो है इस पे केस की सुनवाई करी है, जब से बाकू में सबमिट हुए थे अफगानिस्तान में। और यहाँ पे बोला गया कि हम सिर्फ और सिर्फ 3 बिलियन के लिए ही रेडी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी साफ दिख रही है जो डेवलप्ड नेशंस हैं, ठीक है। और यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि अगर आप बात करोगे थोड़े से हिस्ट्री की, तो देखिए ऐसा नहीं है कि पेरिस क्लाइमेट ही पहली बार था कि 2015 से हमने इनिशिएटिव उठाया। उससे पहले 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया था, जिसने सबसे पहले आवाज़ रेज कंसर्न किया था। 1992 के UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बाद से अगर कोई बहुत बड़ा एक मेजर चेंज था तो वो था क्योटो प्रोटोकॉल, जिसने मेनली ऑब्लिगेशंस पे फाइट किया, जिसने कहा कि क्लाइमेट चेंज में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल जो है आज डेवलप्ड नेशंस हैं, उन्हें कंट्रीब्यूट करना होगा डेवलपिंग नेशंस को इस मुद्दे से लड़ने में, ठीक है। लेकिन वही बात है कि वो भी टाइम पर 1997 से आज 30 ईयर से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। इवन 9 साल से ज़्यादा हो चुके हैं पेरिस क्लाइमेट को, तो इतनी अकाउंटेबिलिटी जो है हमें दिख नहीं रही है, ठीक है। तो प्रोग्रेस भी उतना ही जो है ज़्यादा नहीं दिख रहा है, वीकनिंग हो रहा है। और अभी रिसेंटली राइटर वही बता रहे हैं कि 300 जहां 100 बिलियन एनुअली था, पहले ये डिसाइड हुआ था पेरिस क्लाइमेट कि हर साल 100 बिलियन दिया जाएगा, लेकिन 2022 के अलावा कोई भी साल ऐसा नहीं था कि जिसमें 100 बिलियन डेवलप्ड नेशन ने डेवलपिंग नेशंस को शेयर में दिया हो फाइनेंस में, ठीक है, ऊपर से। और अभी जो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया वो है 300 बिलियन पर ईयर, वो भी 2035 के बाद दिया जाएगा, या ये भी नहीं कि अभी से दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, और ऊपर से यहाँ पे अभी जो USA में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रिटर्न होना, तो ये भी एक तरह से कहीं ना कहीं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप जी कभी भी सपोर्टिव नहीं रहे हैं क्लाइमेट फाइनेंस को या क्लाइमेट जैसे इश्यूज़ को, वो हमेशा कभी भी उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। इट्स लाइक अ मिथ फॉर हिम, इट्स लाइक अ वेरी बर्डन, इट्स लाइक आप सिर्फ ने का काम है USA जैसे डेवलप्ड नेशन से, ये बाकायदा उनका स्टेटमेंट है, ठीक है। और उन्होंने क्विट भी किया था पेरिस एग्रीमेंट से। तो उनका जब टेन्योर 2017 से 2021 तक का टेन्योर था, ही क्विट द पेरिस समिट, और उन्होंने कहा ये सब ड्रामा है, सिर्फ पैसे वसूलने का, ठीक है। और उसके बाद जो है जो बाइडन आए, उन्होंने उसको वापस रिप्लेस किया, है ना। तो ये चीज़ें और वापस कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। ऑल्दो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी इस चीज़ पे वापस किया है, फोकस किया है कि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो अकाउंटेबल हैं, ठीक है, ऑब्लिगेट हैं वो इन चीज़ों पे, है ना। तो ये ओवरऑल है आर्टिकल। बाकी एक बार इसका प्लीज़ एक बार पूरा जो है समरी आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसका जो टाइमलाइन है कब कौन कौन सा हुआ, है ना। इसके अलावा यहाँ पे एक आर्टिकल है जो हेल्थ केयर पे, आप कर लेते हैं इसको अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है, क्या ये इंडिया के लिए एक रियलिस्टिक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है कि हर एक इंडिविजुअल, स्पेशली जिन्हें फाइनेंशियली बर्डन फेस करना पड़ता है, उनका जो है हेल्थ कवरेज तक एक्सेस ईजिली हो पाए, दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें इंडिया की, तो अंडर द आर्टिकल 21 के तहत जो है ना, हेल्थ फैसिलिटीज़ आपका फंडामेंटल राइट है। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट होने की वजह से आपकी जो स्टेट है आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग, जो स्टेट है, यानी आपकी जो अथॉरिटी है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है, जुडिशरी, ये इनकी ड्यूटी है कि
यहाँ पे हमारे जो सिटीज़न हैं उन्हें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करवाना, ठीक है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। तो यहाँ पे राइट्स है, तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि इंडिया में क्या ये उतना ही एस्पिरेशन बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे क्योंकि क्या होता है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डेवलप्ड नेशंस की बात करोगे जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं, इक्वालिटी है, ठीक है, वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉलिटिकल ट्रैक्शन नहीं होता है ना, इतना ज़्यादा वहाँ पे सोसाइटी पे फोकस ज़्यादा किया जाता है, अनइक्वल वगैरह चीज़ें इतनी नहीं मिलती हैं। लेकिन वहीं अगर आप इंडिया की बात करोगे तो वो एक अलग लेवल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें गोल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवर जो है, यहाँ पे कुछ चीज़ें राइटर बता रहे हैं कि इस पॉलिसी में कहीं ना कहीं एक्चुअली क्या राइटर बताना चाह रहे हैं कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जितना होना चाहिए या जिस तरीके से काम करना चाहिए उतना हमारे इंडिया में उतना सक्सेसफुल नहीं है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रही हैं वो कि क्या क्या चीज़ें सेट ऑफ पॉलिसी एक्शंस हमें यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को कवर करते टाइम ध्यान देना है। तो सबसे पहले आ जाता है कि डबलिंग हेल्थ फंडिंग टू ब्रिज द रिसोर्स गैप फॉर कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी हेल्थ केयर। जब आप यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को कवर करते हो ना तो आपका जो फंडिंग है, फंडिंग कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, तो उसका जो लेवल है ना वो डबल होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी जितनी भी कम्युनिटी है प्राइमरी हेल्थ केयर की वो सारी कवर हो सके। दूसरी बात, इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू सोशल हेल्थ डिटर्मिनेंट्स लाइक न्यूट्रिशन, सेफ वाटर, इन्वायरमेंट, हाइजीन, इनकम और एजुकेशन। सिर्फ और सिर्फ आपके मेडिसिन, टैबलेट, हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ के अलावा जो इन्वायरमेंट हाइजीन है, जो बेसिक नीड्स है लाइक न्यूट्रिशन है, सेफ वाटर है, इनकम है, एजुकेशन है, इन पे भी यहाँ पे गवर्नमेंट को काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डिप्लॉयड एट अ डिफरेंस लेवल ऑफ केयर आर अप्रोप्रिएटली ट्रेन, स्किल्ड एंड गवर्न टू कैरी आउट देयर टास्क, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, चाहे हेल्थ प्रोवाइड्स के लिए हो, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी जो है यहाँ पे होनी चाहिए स्पेशली टुवर्ड द पीपल, है ना। इसके अलावा इंप्रूविंग गवर्नेंस एंड ओवरसाइट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने बताया कि यूनिवर्सल हेल्थ कवर जब गवर्नमेंट के द्वारा कवर किया जाता है अपने फॉर द प्राइमरी सिटीजन्स, उनके लिए ये एक्शंस उनके पॉलिसी में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर आप यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ की फाउंडेशंस ही इनफ नहीं है, लेकिन उसके लिए उसको इन्फोर्स करने का जो लॉ है, रूल है, रेगुलेशंस है, पेशेंट्स को जो प्रोटेक्ट करने की चीज़ें हैं, या फिर मार्केट में जो इम्परफेक्शंस होते हैं या उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पे क्योर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे बजटरी रिसोर्सेज जितने हमारे पास पैक्यूसिटी है, जितना हमारे पास लिमिट है बजट के हिसाब से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है कुछ म्यूनिसिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करने में। फॉर एग्जांपल हमारी अगर आप बात करोगे आज से 10 से 20 साल पहले हम, या 30 साल पहले भी देखोगे तो हम जो डेमोग्राफिक डिविडेंड होते हैं उसमें 5 स्टेजेस होते हैं, आपको पता है ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अभी थर्ड स्टेज में हम फोर्थ में एंटर होने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट में ऐसा होता है कि डेथ भी ज़्यादा, बर्थ भी ज़्यादा। सेकंड में होता है कि आपकी डेथ कम होने लग जाती है, बर्थ ज़्यादा ही रहती है। क्यों? क्योंकि सेकंड स्टेज में आपके जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ जाती है, लोगों के पास पैसा हो जाता है, लोगों के पास अवेयरनेस आ जाती है। थर्ड स्टेज में आपकी बर्थ और डेथ रेट कंट्रोल में हो जाती है। फोर्थ में ये और कम होता है। फिफ्थ में बर्थ भी कंट्रोल, डेथ भी एकदम कम हो जाती है, क्योंकि लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ गया है, ठीक है। तो आपको पता होगा माल्थियस की थ्योरी हम पढ़ते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे राइटर सेम वैसी ही चीज़ बता रहे हैं कि जो मेटर्निटी मोर्टालिटी रेट है, उस पर जो मेटरनल मोर्टालिटी, जब बच्चा पैदा होता है तो जो माँ की डेथ होती है वो रेशियो हमारा काफ़ी रिडक्शन हुआ है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, जो बच्चा पैदा होते ही जो है 1 साल से पहले ही जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, शिशु जो है उसकी जो डेथ होती है वो कम हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा जो कम्युनिकेबल डिजीज़ जो थी स्पेशली, है ना, डिस्प्रपोर्शनेट था काफ़ी स्टेट्स में, वो कम हुआ है। और आज भी जो हमारे पास हमारे लोगों में जो डिज़ीज़ से अगर डेथ हो रही है तो 60% जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा अभी जो मेनली कार्डिक एलिमेंट्स है, कैंसर है, COPD है, डायबिटीज़ है, इनसे डेथ है, ठीक है। फिर भी दैट मीन्स क्या होता है कि नॉन कम्युनिकेबल से ज़्यादा डेंजरस होता है कम्युनिकेबल डिजीज़, जो स्प्रेड होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चपेटे में ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 आपका, है ना। तो ये चीज़ें बहुत ही गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्गिट्यूडनल अटेंशन देकर यहाँ पे काम किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे मेनली राइटर बता रहे हैं कि ऑल्दो हमारे पास अगर लोगों का रैपिड अर्बनाइजेशन हो गया, डाइटरी हैबिट्स पे हो गए, जंक फूड हो गया, अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया, बहुत सारे एडिक्टिव सब्सटेंसेस पे हम शिफ्ट हो चुके हैं, हमारी एजिंग जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी जो है हेल्थ सिस्टम पे फोकस किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसको और बेहतर इंप्लीमेंट करने के लिए राइटर बता रहे हैं जिस तरीके से लॉन्ग टर्म पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट स्किल सेट
फिट होना चाहिए। इसके अलावा रिक्वायर रेजिलियंस है, हमें और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना होगा हेल्थ केयर के सिस्टम में, हमें मॉडिफिकेबल अप्रोप्रिएट लॉज लाने होंगे, रेगुलेशंस लाने होंगे, पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ लानी होंगी, कम्युनिटी बेस्ड प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम को फोकस करना होगा, फैमिली डॉक्टर्स, पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट would be required to country have a show that such investment in primary healthcare has helped avert hospitalization by 1/3। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अभी जैसे अगर हम एग्जांपल बात करें कि क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए इनिशिएटिव उठाए हैं, तो सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इंडिया का आयुष्मान भारत प्रोग्राम, जिसमें 2 कंपोनेंट्स हैं। पहला तो है स्ट्रेंथनिंग द प्राइमरी केयर फैसिलिटीज बाय बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स और ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर प्रोवाइडिंग 12 सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद दूसरा है 50 करोड़ पीपल को उनके हर घर में जो पुअर पर्सन है उन्हें 5 लाख का अश्योर्ड जो है फाइनेंशियली सपोर्ट करना, मेडिकल से रिलेटेड ट्रीटमेंट से लेकर। इसके अलावा यहाँ पे जनरल परसेप्शन है कि हेल्थ सिस्टम जो है ये माना जाता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा जो है प्राइवेटाइज्ड है, बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे अदर नेशंस के तो एज़ कंपेयर बाकी के इंडिया में काफ़ी जो है बेटर है। लेकिन फिर भी राइटर यहाँ पे कुछ रीजंस बता रहे हैं क्यों माना जा रहा है कि इंडिया में फिर भी जो है टैबलेट्स वगैरह अगर आप बात करोगे जो ट्रीटमेंट है वो कॉस्टली है, इसे और सस्ता किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप बात करोगे ओवरऑल कि इंडिया के गवर्नमेंट के द्वारा जीडीपी में, क्योंकि हर जीडीपी क्या होता है, देखिए जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हर एक सेक्टर के लिए जब बजट आपका पब्लिश होता है ना, अभी जैसे मार्च में बजट आएगा तो सरकार हर जैसे घर में होता है सब्जी के लिए अलग, खाने के लिए अलग, रेस्टोरेंट या बाहर घूमने के लिए अलग, मूवीज़ के लिए अलग, हम जिस तरीके से बजट बना के चलते हैं वैसे ही बजट देश के लिए भी बनता है। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जब हेल्थ सिस्टम की बात आती है तो गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में हेल्थ सिस्टम WHO का नॉर्म है 3% होना चाहिए, हर एक देश को 3% अपने पूरे बजट का हेल्थ सिस्टम में देना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट, हमारी इंडियन गवर्नमेंट 1 से 1.2% ही है। अब जो थोड़ा बहुत है वो 1.3% है, जो कि बहुत एवरेज से भी कम है। एवरेज आपका 3% है। अगर आप यूएसए की बात करोगे तो वहाँ 6% है, चाइना की बात करोगे तो वहाँ 7% है। ठीक है, तो यहाँ पे हर एक नेशंस ने अपने अपने जो बजट है अलोकेशन फॉर द फाइनेंशियल फॉर द हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा खासा दे रखा है, जो चीज़ इंडिया में लैक है। और इस लैक की वजह से क्या हो रहा है, लोगों को काफ़ी जो है प्राइवेटाइजेशन सप्लाई को फोकस करना पड़ रहा है, यानी हॉस्पिटल्स के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे ज़्यादा डिपेंड होना पड़ रहा है, क्योंकि फैसिलिटीज़ उनके पास ज़्यादा है। फैसिलिटीज़ ज़्यादा है तो वो पैसा भी ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, जो चीज़ हमें जेनरिक यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होने की ज़रूरत है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि लोगों का जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, यानी अपने कमाए हुए पैसे से एक्स्ट्रा जो उनका पैसा है वो इन जैसे खर्चों पे जाता है। तो ये कहीं ना कहीं राइटर बता रहे हैं कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो 2030 तक हमें अचीव करना है पूरे ग्लोब को, उसमें से वन ऑफ द गोल आता है 20 का। ठीक है, जिसमें हमें ह्यूमन रिसोर्सेज को जो है अच्छा एक हेल्थ कवर देना, हेल्थ स्पेंडिंग बढ़ाना जो है हमारा मेन टारगेट है। तो कहीं ना कहीं ये वॉयलेट हो रहा है, यहाँ पे उस गोल को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि ऑल्दो, और जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इश्यूज, बहुत सारे हेल्थ पे हमने कवर भी किया, जैसे कि वैक्सीन एट ऑल फॉर लेवल प्लेग द सिस्टम। ठीक है, या फिर इसके अलावा अभी जो है धीरे धीरे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में 30 बेड जो है उसको बढ़ा के 1 लाख पॉपुलेशन पे जो है 30 बेड लोकेट किए हैं। वैकेंसी लेवल जो अभी भी 80% है। ठीक है, फोर्सिंग पीपल टू सीक प्राइवेट केयर को जो है कहीं ना कहीं ये लैक जो है या मिसबैलेंस जो है वो चीज़ ह्यूज एक्सपेंडिचर्स को बढ़ावा देती है। तो यहाँ अब बात आ जाती है कि इतना ओल्ड नॉर्म्स अभी भी जो है बना हुआ है, तो ये किस तरीके से इसको जो है ये आगे बढ़ाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे राइटर क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसके लिए राइटर एक चीज़ और बता रहे हैं कि देखिए बात है ना, इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स की नहीं है कि डिलीवरी जो है हेल्थ डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कर रही है। यहाँ पे बात है कि प्राइवेट भी अगर करे तो वो इस तरीके से करे ना कि लोगों को भी बर्डन ना हो, कि मार्जिनलाइजेशन हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइवेट एक्चुअली उसको कमर्शलाइजेशन कर रही है, वो अपने बेनिफिट के लिए कर रही है। जो एक सर्जरी 50,000 में हो सकती थी वो उसको 80,000 या उसको 1 लाख तक दे रहा है, क्योंकि कमर्शलाइजेशन है ना। वो कमर्शियल में क्या होता है, प्रॉफिट ही चीज़ होती है, कैपिटल बोलता है वहाँ पे, है ना। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा इशू है। इशू ये नहीं है कि हॉस्पिटल प्राइवेट से गवर्नमेंट से प्राइवेट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, प्रॉब्लम है कमर्शलाइजेशन, ओवर कमर्शलाइजेशन, जिसकी वजह से हम डायग्नोस्ट करने के लिए हमें नेसेसरी सर्जरी से ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्दो यहाँ पे कि अगर आप टर्शरी हॉस्पिटल्स की भी बात करोगे तो हमें यहाँ पे क्या होता है कि जब आप एडवांस लेवल पे ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल्स बनाने की कोशिश करते हो ना, तो आपको वेंचर कैपिटल की ज़रूरत है। मिनिमम 25% ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट उसमें आना चाहिए। तो क्या होता है, ह्यूज लेवल की डिमांड भी मानती है ना टर्शरी लेवल पे, क्योंकि उस लेवल की टेक्नोलॉजीज़ होती
होती हैं, उस लेवल का स्किल होता है, डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट काम करते हैं उनमें। तो यहाँ पे और इस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ऑल्दो अभी जो खर्च किया जा रहा है, जो स्पेंड किया जा रहा है, वो इनफ नहीं है, वो इनफ नहीं है। इसी वजह से कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर अपना कमर्शलाइजेशन को फोकस करने में आगे हैं। तो इस तरीके से राइटर कह रहे हैं कि जो यूनिफॉर्म हेल्थ कवर जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजिकली रह जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारा जो है फ्लॉड है, यानी वो इतना इम्प्लीमेंट में हमें नहीं दिखता है लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पुअर क्वालिटी सर्विस क्या इनएडिक्वेट है, इस तरीके से जो चीज़ें हैं, हेल्थ कवर, गुड गवर्नेंस को जो है ये अच्छे तरीके से इन्फोर्स या रेगुलेशंस करने में कहीं ना कहीं लैग करती है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है इंडिया को, ठीक है, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को सबसे पहले चेंज कर सकें, हमारे अपने पॉलिटिकल सिस्टम्स को चेंज कर सकें, ताकि लोगों की जो एस्पिरेशन है, ठीक है, वो अकाउंटेबल ले हम सीरियसली कि कितना हमें हेल्थ कवर पे फोकस करने की यहाँ पे नीड है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो ओवरऑल थैंक यू।